लेकिन समय के अभाव के कारण अगर आप नहीं सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो, तो कुछ टॉपिक पढ़ो लेकिन उसको इस तरह से पढ़ो कि इसमें फिर कुछ छूटे नहीं, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन आ जाए। ठीक? कि अगर हम लखनऊ के खाने की बात मुंबई से कर रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि अगर हम लखनऊ के खाने की बात कर रहे हैं तो यहां भी हमें यह बताना पड़ेगा कि कंपैरिजन मुंबई के खाने से हो रहा है लखनऊ के खाने का। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो आज अपने रूल्स के क्लास की सीरीज में हमारा आज है छठा लेक्चर, और आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 26 टू रूल नंबर 30। संडे होने के बावजूद भी, अपने छुट्टी के दिन होने के बावजूद भी मैं ये आज क्लास आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अपना लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचे। चलिए आइए शुरू करते हैं। रूल नंबर 26, यूज ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा एंड संबंध्स। तो ये कह रहे हैं कि जैसे कोई मैथमेटिक्स वर्ड है, स्टैटिस्टिक्स वर्ड है, कंफ्यूजन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ एस लगा हुआ है, तो जनरली इसको हम लोग प्लूरल ले लेते हैं। ठीक? तो ये कहना इस रूल में ये चाह रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट की तरह लिया जा रहा है इसको, तो हम किस तरह के सिंगुलर या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और अगर इसको मैथमेटिक्स की तरह, सॉरी, इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया जा रहा है, तो हम इसको सिंगुलर या प्लूरल कैसे यूज करेंगे उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरीके से डेटा में और संबंध में हमें कंफ्यूजन रहता है। आइए शुरू करते हैं। तो पहला ये है कि मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स सिंगुलर या प्लूरल लिया जा रहा है, ये किस बात पे डिपेंड करता है? ये इस बात पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मीनिंग ले रहा है। डेटा जो है वो प्लूरल होता है, ये जो डेटा वर्ड है ये प्लूरल होता है, और जो सिंगुलर होता है वो होता है डेटम। ठीक? इसी तरीके से यहाँ एस लगा है तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन सम्मन्स जो वर्ड है ना, जैसे कोर्ट सम्मन इश्यू करता है हम लोग बोलते हैं, तो सम्मन्स जो है वो सिंगुलर है, और प्लूरल क्या है? सम्मन्सेस। ठीक? इसमें कंफ्यूजन अक्सर होता है, इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब आइए डिटेल में समझते हैं उसी रूल को। अगर हम इसको सब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, जहां पे लास्ट में एस आता है, तो वहां पर हम उसको क्या लेंगे? सिंगुलर लेंगे। चूंकि यहाँ लास्ट में एस आ रहा है, तो हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि मैथमेटिक्स इज अ प्लूरल वर्ड, या स्टैटिस्टिक्स या फिजिक्स इज अ प्लूरल वर्ड। नहीं, अगर हम इसको एज अ सब्जेक्ट ले रहे हैं, तो ये क्या होगा? हम इसको क्या यूज करेंगे? एज अ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक? और अगर हम इसको सब्जेक्ट की तरह नहीं ले रहे हैं, ठीक, जैसे हम ये कहते हैं एज अ कैलकुलेशन ले रहे हैं, तो इसका मीनिंग लगेगा प्लूरल। वो आगे चल के हम समझेंगे। जैसे अगर एज अ कैलकुलेशन हम ले रहे हैं, तो इसको हम यूज करेंगे कैसे? एज अ प्लूरल वर्ब। ठीक? जैसे फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स आर नॉट मैचिंग। सपोज हम दो चीजों, एक साल के फाइनेंसेस की या बैलेंस शीट की तुलना दूसरे साल से कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि कैलकुलेशंस आर नॉट मैचिंग या मैथमेटिक्स आर नॉट मैचिंग। अब यहां पर हम इसको एज अ सब्जेक्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहां ये एज अ सब्जेक्ट नहीं यूज हो रहा है, इसलिए, क्योंकि यहाँ एज अ सब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसलिए ये क्या यूज होगा? एज अ प्लूरल वर्ब यूज होगा। सिमिलरली स्टैटिस्टिक्स टेल द ट्रुथ। अब यहाँ स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये एक सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ हम बोल रहे हैं कि जो सांख्यिकी है, जो स्टैटिस्टिक्स है, यानी कि जो सांख्यिकी है, यानी कि जो गणना है किसी चीज की, वो सही पिक्चर बता रही है। तो अगर ये सिंगुलर होता तो यहाँ क्या होता? टेल्स। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, टेल है, प्लूरल लिया जा रहा है। ठीक? तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये प्लूरल की तरह प्रयोग हो रहा है। तो ये आप ध्यान समझ में आ गया आपको। अगर तो इनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट हो रहा है तब तो सिंगुलर होगा, और अगर एज अ सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, जैसे इन दोनों केसेस में, तो हम क्या करेंगे? प्लूरल की तरह यूज करेंगे। ठीक है? इसी तरीके से जो डेटा वर्ड होता है वो प्लूरल वर्ड होता है। ठीक? और जो इसका सिंगुलर होता है, यानी एक डेटा की बात करते हैं, वो क्या होता है? सिंगुलर। डेटम जो है वो सिंगुलर होता है। डेटा प्लूरल और डेटम सिंगुलर। जैसे फॉर एग्जांपल, डेटा वार्न्स अस।
अब चूंकि एस या ईएस लग गया, इसका मतलब हम एक सिंगुलर, एक डेटा की बात कर रहे हैं, इसलिए ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पहले यहां देखा हुआ है कि डेटा क्या है, प्लूरल है। डेटा वॉर्न अस, डेटा हमें वॉर्न करता है, चेतावनी देता है, ठीक। तो चूंकि डेटा यहाँ प्लूरल है इसलिए वॉर्न आया, यहाँ बिल्कुल सही है, प्लूरल। ईच डेटम वॉज रिकॉर्डेड सेपरेटली, हर डेटा को अलग अलग रिकॉर्ड किया गया था। तो चूंकि हर डेटा को अलग अलग, ईच हमें ये बता रहा है कि हम सिंगुलर की बात कर रहे हैं, डेटम सिंगुलर है, तो हमने वर्ब कैसी ली, सिंगुलर। तो सिंगुलर है डेटम और डेटा है प्लूरल। ये बात आपको, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, और आपको ये मालूम रहेंगी तो आपका इजीली वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ग्रामेटिकली बाकी सब कुछ सही रहेगा, लेकिन जहां डेटा करना है वहां डेटम कर देंगे, ठीक। आइए, अगला है सिंगुलर, सम्मन्स। हम लोग जनरली सम्मन बोल देते हैं, जो कि गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सम्मन्स जो है वो सिंगुलर है, और अगर उसको प्लूरल करना है कि बहुत सारे सम्मन भेजे गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सम्मन्सेस। ये हो गया प्लूरल, और सम्मन क्या, सम्मन्स क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक। क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हमारे सामने आ जाता है तो हमें वो करेक्ट लगता है, लेकिन बोलने में, जैसे मैं भी बार बार सम्मन बोल रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली ये सम्मन्स होता है सिंगुलर में, ठीक है। टू सम्मन्स वर इश्यूड, तो यानी एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, प्लूरल हो गया, तो सम्मन्स आ ही नहीं सकता, क्योंकि वर बता रहे हैं ना, टू, प्लूरल, तो यहाँ क्या होगा, सम्मन्सेस। टू सम्मन्सेस वर इश्यूड, दो सम्मन्स इश्यू किए गए थे। द जज इश्यूड अ सम्मन, हमें क्या बता रहा है कि हम एक की बात कर रहे हैं। अगर एक की बात कर रहे हैं तो ये हो गया सिंगुलर, और ये हो गया प्लूरल। तो ये ध्यान रखना है कि सम्मन्स जो है वो सिंगुलर है और सम्मन्सेस प्लूरल है। ये आपको मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। आइए, अब वही जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी का ये एक समरी है। मैथमेटिक्स इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक। मतलब मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब ये है तो सब्जेक्ट, लेकिन लोग, एक मैथमेटिशियन दूसरे मैथमेटिशियन से अपनी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में बात करता है, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर बिल्कुल ठीक है। द स्टैटिस्टिक्स टेल अ डिफरेंट स्टोरी, जो सांख्यिकी है वो एक अलग ही हमें कहानी बता रही है। तो टेल आया प्लूरल, तो स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, एज अ सांख्यिकी, नॉट एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। ऑल द डेटा वर एनालाइज्ड, अब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि डेटा कैसा होता है, प्लूरल। ही वॉज समन्ड टू अपीयर इन द कोर्ट, वो, उसको कोर्ट में अपीयर होने का सम्मन इश्यू किया गया। तो यहाँ क्या आ रहा है, ये सम्मन्ड सिंगुलर, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना रूल नंबर 27। क्या कहता है, कंपेयर लाइक विद लाइक। लाइक मतलब एक जैसा, मतलब अगर कहीं हम दो चीजों की या दो से ज्यादा चीजों की तुलना कर रहे हैं, तो जो चीज यहाँ पर है और जिससे तुलना की जा रही है वही चीज यहाँ पर भी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि द फूड ऑफ, द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन मुंबई, ठीक है। तो जब मैं ये बात कह रहा हूं, या जब हम लोग हम लोग पढ़ रहे हैं कि कंपेयर लाइक विद लाइक, उसका मतलब ये है कि अगर हम लखनऊ के खाने की बात मुंबई से कर रहे हैं तो वो गलत है। क्योंकि अगर हम लखनऊ के खाने की बात कर रहे हैं तो यहां भी हमें ये बताना पड़ेगा कि कंपैरिजन मुंबई के खाने से हो रहा है, लखनऊ के खाने का। द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन द फूड ऑफ मुंबई होगा, ना कि मुंबई। यानी कि लखनऊ के फूड की तुलना हम मुंबई से नहीं कर रहे हैं, लखनऊ के फूड की तुलना हम मुंबई के फूड से कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन अभी लिखा है ये गलत है।
तो क्या होगा, द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन द फूड ऑफ मुंबई। अब सही है। तो अब कंपैरिजन कैसे हो रहा है, लाइक टू लाइक विद लाइक, मतलब फूड ऑफ लखनऊ की तुलना फूड ऑफ मुंबई से हो रही है। ठीक है, या इसकी जगह हम ये भी कह सकते हैं, द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, वो भी अपनी जगह ठीक है। लेकिन इसके पहले जो मैंने अभी लिखा था, द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन मुंबई, वो गलत था, क्योंकि लखनऊ के फूड की तुलना आप मुंबई के शहर से कर रहे हैं, जो कि लाइक विद लाइक नहीं हुआ। ठीक है, यही हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में। तो ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि लॉजिकल कंपैरिजन होना चाहिए। कंपेयर करते समय हमें लॉजिकली थिंक करना चाहिए कि हम लाइक की तुलना लाइक से कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि कंपेयर सिमिलर टाइप। ठीक है, सिमिलर टाइप का कंपैरिजन हमें करना है। दूसरी बात, यूज दैट ऑफ फॉर सिंगुलर नाउन। जब हमें सिंगुलर नाउन एक चीज की तुलना दूसरी चीज से करनी है, तब हम प्रयोग करेंगे दैट ऑफ। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि द फूड ऑफ लखनऊ इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई, ये भी ठीक है। ठीक, यूज दोज ऑफ फॉर प्लूरल नाउन। अगर आप एक से ज्यादा चीजों की तुलना दूसरे की ज्यादा से चीजों की तुलना की कर रहे हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, दोज ऑफ करेंगे, जब आप प्लूरल नाउन से कर रहे हैं। जब सिंगुलर नाउन से कर रहे हैं तो दैट ऑफ करेंगे। अवॉइड मिसमैच्ड और इनकम्प्लीट कंपैरिजन। मिसमैच्ड और इनकम्प्लीट, जो आपस में मैच ना कर रहे हो चीजें या जो अधूरी हो, उनका कंपैरिजन गलत है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वही चीज इन्होंने बताया है कि कंपेयर द सेम टाइप ऑफ थिंग, सेम तरह की चीजों की तुलना करिए। द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन मुंबई, ये गलत है। दिल्ली के मौसम की तुलना मुंबई से नहीं कर सकते। दिल्ली के मौसम की तुलना मुंबई के मौसम से करेंगे, इसीलिए यहाँ पे गलत है। तो सही क्या हुआ, द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन द वेदर ऑफ मुंबई। अब आपने लाइक टू लाइक कंपैरिजन किया कि वेदर ऑफ दिल्ली की आप वेदर ऑफ मुंबई से कंपैरिजन कर रहे हैं, अब ये कंपैरिजन बिल्कुल ठीक है। या फिर द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन दैट ऑफ मुंबई। अब चूंकि हम एक चीज वेदर सिंगुलर चीज का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो यहां हम क्या कर सकते हैं, दैट ऑफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए, यूज दैट ऑफ फॉर सिंगुलर नाउन, बिल्कुल सही। यूज दोज ऑफ फॉर प्लूरल नाउन, बिल्कुल सही। आइए देखते हैं, द एप्पल्स ऑफ शिमला आर टेस्टियर देन दोज ऑफ ऊटी। शिमला के जो सेब हैं, उनकी तुलना ऊटी के सेब से ज्यादा मतलब टेस्टी है। एप्पल, शिमला के एप्पल ऊटी के एप्पल से ज्यादा टेस्टी हैं। तो वही यहाँ पर कंपैरिजन, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अब चूंकि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए एक से ज्यादा एप्पल हैं, प्लूरल की तुलना हो रही है। लाइक टू लाइक, तो किसका प्रयोग हो रहा है, दोज ऑफ का। ठीक है, द स्क्रीन ऑफ दिस फोन इज ब्राइटर देन दैट ऑफ द लैपटॉप। इस फोन की स्क्रीन उस लैपटॉप की स्क्रीन से ज्यादा ब्राइट है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग हो रहा है, देन का प्रयोग हो रहा है, और चूंकि स्क्रीन की बात हो रही है सिंगुलर नाउन की, लैपटॉप की स्क्रीन से, तो हमने क्या प्रयोग किया, दैट ऑफ, बिल्कुल ठीक। द आर्किटेक्चर ऑफ जयपुर इज मोर इंट्रिकेट देन दैट ऑफ आगरा। जयपुर का जो आर्किटेक्चर है, जो वहाँ इमारतें, महल या बिल्डिंग्स बनी हैं, वो ज्यादा इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट मतलब ज्यादा डिटेल्ड में, ज्यादा जटिल है। किससे, दैट ऑफ आगरा। जो आगरा का आर्किटेक्चर है, उससे जयपुर का आर्किटेक्चर ज्यादा इंट्रिकेट है। तो सिंगुलर आर्किटेक्चर का यूज प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ दैट ऑफ बिल्कुल ठीक है। द पेंटिंग्स ऑफ रवि आर मोर कलरफुल देन दोज ऑफ अमित। रवि की पेंटिंग्स अमित की पेंटिंग से ज्यादा रंगीन है या कलरफुल है। तो चूंकि पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं, प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, तो हमने किसकी बात करी, दोज ऑफ की। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे क्लियर। आइए, हमारा अगला रूल है रूल नंबर 28, यूज ऑफ ईच अदर, वन अनदर, अदर एंड अनदर। ठीक, इनका आपस में इनका यूज क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में,
क्वेश्चंस आते हैं जहां पर अदर का यूज करना है वहां वन अनदर का कर देंगे, जहां ईच अदर का करना है वहां वन अनदर का कर देंगे। तो आपको इनके बीच में डिफरेंस मालूम होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। मैं आपको समझाऊंगा विद एग्जांपल्स। ठीक है। अभी कह रहा है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। रेसिप्रोकल समझते हैं ना आप? रेसिप्रोकल की हिंदी हो गई परस्पर। ठीक, या तो आप परस्पर कह लीजिए या कह लीजिए आपसी। ठीक, ये है मतलब है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो परस्पर की बात जब हम करते हैं एक के साथ दूसरे की, ये ईच अदर और वन अनदर होते हैं, इनको बोलते हैं परस्पर या रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। ठीक, क्या हम इसमें क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अदर, अदर्स और अनदर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि सिंगुलर केस में, प्लूरल केस में किस तरह के प्रोनाउंस का हम प्रयोग करते हैं इनमें से। आइए एक एक को समझते हैं। जब हम ईच अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो हम लोग किसमें प्रयोग करते हैं? दो व्यक्तियों के बीच में, दो चीजों के बीच की जब बात कर रहे हो, रेसिप्रोकल की, परस्पर की, आपसी की, तो दो लोगों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो बात करते हैं ईच अदर की। जब एक दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, मोर देन टू, तब हम बात करते हैं वन अनदर की। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पीटर एंड मैरी रिस्पेक्ट ईच अदर। पीटर और मैरी परस्पर एक दूसरे की रिस्पेक्ट, आदर करते हैं। अब चूंकि दो लोग हैं, पीटर और मैरी, और रेसिप्रोकल परस्पर की बात हो रही है, तो हमने क्या प्रयोग किया? ईच अदर। ठीक। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट वन अनदर। सारे स्टूडेंट्स को आपस में एक दूसरे का आदर करना चाहिए। अब यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि ऑल स्टूडेंट्स का मतलब एक क्लास के अंदर दो से ज्यादा, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। अब चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो इसलिए हर स्टूडेंट को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हम ये बात कर रहे हैं। तो चूंकि दो से ज्यादा की बात हो रही है, तो हमने क्या बोला? वन अनदर। यही यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि जब दो लोगों की बात हो तो, या दो चीजों की बात हो तो ईच अदर, और दो से ज्यादा की बात हो तो वन अनदर। ठीक। अब ये जो अदर वर्ड है, इसका एक अलग मीनिंग है। क्या मतलब है? डिफरेंट, अलग, और या फिर रिमेनिंग, शेष। मतलब इसको हम एडजेक्टिव प्रोनाउन की तरह प्रयोग कर सकते हैं। इसका, इस अदर का जब अदर किसी सेंटेंस में यूज हो रहा हो, तो उसका एक मतलब होता है डिफरेंट, और एक मतलब होता है रिमेनिंग। अदर्स मतलब बचा हुआ। ठीक। और अदर्स जो है, ये इसकी प्लूरल फॉर्म होती है। अदर सिंगुलर फॉर्म होती है और अदर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म होती है। अभी हम लोग सेंटेंस के एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अनदर का मतलब होता है कुछ और, वन मोर, वन एडिशनल। ठीक। आई नीड अनदर चपाती, मुझे एक और चपाती चाहिए। तो वन मोर, वन एडिशनल, तो हम यूज करेंगे अनदर। ठीक, यूज्ड विद सिंगुलर। आई नीड अनदर पेन, मुझे एक और पेन चाहिए। तो जब एक और एडिशनल पेन चाहिए, तो अनदर वर्ड का प्रयोग किया। ठीक। वेयर आर द अदर्स, बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग मतलब रिमेनिंग लोग कहाँ हैं? प्लूरल की बात हो रही है, तो अदर्स प्लूरल की बात हुई, और क्या आया? रिमेनिंग। ठीक है, तो अदर्स मतलब रिमेनिंग। यहाँ देखिए रिमेनिंग लिखा है। और जब हम अदर्स लिख रहे हैं तो उसका मतलब हम पूछते हैं कि बाकी लोग, एक से ज्यादा लोग, बाकी लोग, रिमेनिंग लोग कहाँ हैं? द टू फ्रेंड्स हग्ड ईच अदर वार्मली, दो दोस्तों ने एक दूसरे को गले मिले, हग किया। तो दो लोग हैं तो ईच अदर हो गया। टू फ्रेंड्स की वजह से क्या आया है? ईच अदर आया। ठीक। द गेस्ट्स ग्रीटेड वन अनदर हैप्पीली, गेस्ट्स ने एक दूसरे को खुशी पूर्वक ग्रीट किया, अभिवादन किया। ग्रीट मतलब अभिवादन करना। तो गेस्ट्स दो से ज्यादा हैं, तो हमने क्या यूज किया? वन अनदर। ठीक। ही चूज अनदर पाथ, उसने भिन्न पाथ, डिफरेंट पाथ चुना। ही चोज अनदर पाथ, तो यहाँ अनदर का मतलब क्या आ गया? डिफरेंट। उसने कोई दूसरा डिफरेंट, यहीं पर
देखिए यहाँ यही बात समझाई गई थी कि अदर का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, और अदर का एक और मतलब क्या होता है, शेष, बचे हुए लोग। ठीक, यहाँ पे है वेयर आर द अदर्स, बाकी रिमेनिंग लोग कहाँ हैं, तो ये रिमेनिंग वाला मतलब आया। और यहाँ पर क्या है, ही चोज अनदर पाथ, उसने एक भिन्न पाथ चुना, नॉर्मल से हट के पाथ चुना, तो वहां पे डिफरेंट आया। आई डोंट लाइक दिस वन, गिव मी अनदर, मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे कुछ अन्य दो, गिव मी अनदर, एडिशनल दो, अन्य दो। ठीक, अब ये जो हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी है। ईच अदर मतलब दो लोग के बीच में जब बात हो रही हो तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे, दो से ज्यादा लोगों की बात हो रही हो तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अनदर का प्रयोग सिंगुलर के साथ किया जाता है अनलेस फ्रेजेस लाइक अनदर 2 days। ठीक, आई नीड लीव ऑफ अनदर 2 days, मुझे 2 और दिनों की छुट्टी चाहिए। तो जब तक आप इस तरह का एक फ्रेज का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उस केस में तो यहाँ प्लूरल आ गया, अदरवाइज अनदर का प्रयोग आप कैसे करेंगे, सिंगुलर के रूप में ही करेंगे। ठीक है, यूज अदर्स फॉर प्लूरल रेफरेंसेस एंड प्रोनाउन केसेस, अदर्स का प्रयोग एक से ज्यादा के लिए करते हैं और या फिर प्रोनाउन के केसेस में करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अपना अगला रूल करते हैं, रूल नंबर 29, यूज ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स। ठीक, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में ये उठता है कि सर अभी तो आपने 2 रूल पहले पढ़ाया था, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स या फिजिक्स का प्रयोग जब हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं तो क्या होता है, जब एज अ सब्जेक्ट नहीं करते तो क्या होता है, तो सर इसको भी वहीं क्यों नहीं ले लिया, पॉलिटिक्स को भी, ये भी तो एक सब्जेक्ट ही है ना। इसलिए नहीं ली, इसलिए ले लिया क्योंकि एसएससी इस पर्टिकुलर वर्ड पे क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है ना, कई बार पॉलिटिक्स वर्ड पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, इसलिए इसको अलग से एक रूल में लिया गया, क्योंकि ये एसएससी को के लिए इतना पॉपुलर है, इसकी वैल्यू इंपॉर्टेंस ज्यादा है, इसलिए इसको एक अलग रूल ही इसके लिए बना दिया है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि अगर पॉलिटिक्स को एज अ सब्जेक्ट लिया जा रहा है, विषय लिया जा रहा है, तो हम यूज करेंगे सिंगुलर का। ठीक है, और अगर पॉलिटिक्स को एज अ पॉलिटिकल बिलीफ लिया जा रहा है, राजनीतिक विश्वास लिया जा रहा है, तो हम यूज करेंगे प्लूरल का। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो हमारी एरर्स हैं वो ठीक हो जाएंगी, क्योंकि पॉलिटिक्स वर्ड का प्रयोग, अगर आप लोगों ने भी काफी सारे पीवाईक्यू लगाए हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा कि पॉलिटिक्स जो वर्ड है उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस में कई बार यूज किया गया है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन आए हैं जिसमें पॉलिटिक्स वर्ड की केवल एरर होती है। तो जब हम बात करते हैं पॉलिटिकल बिलीफ की, तो थोड़ा सा आपको मैं एक एक सेकंड में, 1 मिनट में ये समझा देता हूँ कि जैसे पॉलिटिकल बिलीफ होता है ना, राजनीतिक विश्वास, जैसे 2 पॉपुलर पॉलिटिकल बिलीफ हैं, एक बोलते हैं राइट विंग और एक बोलते हैं लेफ्ट विंग। राइट विंग बोलते हैं हिंदी में दक्षिणपंथी और लेफ्ट विंग बोलते हैं वामपंथी। राइट विंग वो बिलीफ होता है जो ट्रेडिशनल चीजों को, पारंपरिक मूल्यों को, अपने राष्ट्र को सबसे आगे, और इकोनॉमी की बात करें तो फ्री मार्केट इकोनॉमी पे बिलीव करता है। लेफ्ट विंग वो होता है जो कहते हैं कि गरीब और अमीर को में जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो समान होना चाहिए, इकोनॉमी पे कंट्रोल सरकार का होना चाहिए, फ्री मार्केट इकोनॉमी नहीं होना। तो ये अलग अलग पॉलिटिकल बिलीफ हैं। कुछ लोग वामपंथी, जैसे आपने देखा होगा बंगाल में वामपंथी बिलीफ है, इस तरीके से साउथ में भी है, केरला में भी, और कुछ होते हैं राइट विंग। ठीक, तो अगर आप इस पॉलिटिकल बिलीफ की बात कर रहे हैं कि कोई राइट विंग में बिलीव करता है या लेफ्ट विंग में, तब हम बात करते हैं प्लूरल की। और अगर हम इसको एज अ विषय, एज अ सब्जेक्ट लेके चलते हैं, तो हम बात करते हैं सिंगुलर की। ठीक है, तो जब हम बात कर रहे हैं पॉलिटिक्स वर्ड को एज अ सब्जेक्ट की या फील्ड ऑफ स्टडी की, फील्ड ऑफ स्टडी की, तो हम लोग लेते हैं इसको सिंगुलर वर्ब में। ठीक है, जैसे पॉलिटिक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, पॉलिटिक्स एक जटिल विषय है। ठीक,
अब चूंकि पॉलिटिक्स को एक विषय की बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट की, तो हमने क्या किया, सिंगुलर वर्ब लिया। शी इज मेजरिंग इन पॉलिटिक्स, उसका पॉलिटिक्स में मेजर है, मतलब वो मेनली उसका जो फोकस है, जो वो स्टडी कर रही है, वो पॉलिटिक्स है। ठीक, बाकी विषय भी है लेकिन मेन विषय क्या है, पॉलिटिक्स है। तो सब्जेक्ट की बात अलग से आ गई पढ़ाई करते समय, तो फिर से क्या हुआ, सिंगुलर। आइए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिक्स इज टॉट इन एवरी कॉलेज, पॉलिटिक्स हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है। फिर से विषय की बात कर रहे हैं तो इज आ गया। माई अंकल्स पॉलिटिक्स आर कंजर्वेटिव, मेरे अंकल की जो राजनीतिक विश्वास हैं, यहाँ पॉलिटिक्स सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पॉलिटिक्स राजनीतिक विश्वास है। वो कैसे हैं, कंजर्वेटिव हैं, वो रूढ़िवादी हैं। कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। तो मेरे अंकल के पॉलिटिकल बिलीफ की, राजनीतिक विश्वास की बात हो रही है, सब्जेक्ट की नहीं। तो हमने कैसा वर्ब लिया, प्लूरल। ठीक, हर पॉलिटिक्स हैव शिफ्टेड लेफ्ट, सपोज वो पहले राइट विंग की पॉलिटिक्स में बिलीव करती थी, लेकिन अब वो लेफ्ट विंग टाइप की पॉलिटिक्स में बिलीव करती है, तो उसका पॉलिटिकल बिलीव शिफ्ट हो गया है, एक जगह से दूसरी जगह हो गया है। तो हमने क्या किया, चूंकि हम पॉलिटिकल बिलीफ की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ दिखा रहा है शिफ्टेड लेफ्ट, तो हमने कौन सा वर्ब यूज किया, प्लूरल वर्ब यूज किया। पॉलिटिक्स इज डिबेटेड इन एवरी नेशन, पॉलिटिक्स जो है वो हर देश में डिबेट की जाती है। जो राजनीति है वो हर नेशन में, हर देश में डिबेट की जाती है एज अ विषय। तो हमने क्या यूज किया इसको, सिंगुलर। इसमें बस मेरे ख्याल से इतना ही था, ठीक है ना, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इतना एसएससी को प्यारा है ये पॉलिटिक्स वर्ड, कि हर बार सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है किसी न किसी शिफ्ट में, इसलिए इसको अलग से ले गया। तो अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सिंगुलर, अगर हम एज अ विश्वास की बात कर रहे हैं तो प्लूरल। एरर स्पॉट करना है तो सब्जेक्ट को पॉलिटिकल बिलीफ या पॉलिटिकल सब्जेक्ट को प्लूरल यूजेज के साथ में मत करिए, मतलब जहां सब्जेक्ट है उसको पॉलिटिकल बिलीफ, राजनीतिक विश्वास ना ले लीजिए, क्योंकि वो प्लूरल में आएगा। और अगर सब्जेक्ट में आ रहा है तो कैसा आएगा, सिंगुलर में आएगा। कॉमन सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चंस में भी आता है ये। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आप आज का अपना लास्ट रूल, रूल नंबर 30, यूज ऑफ एल्स, अदर एंड रेदर। एल्स, अदर और रेदर का प्रयोग। ठीक, अब देखिए एल्स का हिंदी में मतलब क्या होगा, अन्यथा। अदर का मतलब अन्य, और रेदर का मतलब बल्कि। ठीक, मतलब एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया सेंटेंस में, जैसा सेंटेंस हो। ठीक है, रूल क्या कहता है, हमारा मेन मकसद है रूल पढ़ने का, कि एल्स का प्रयोग हमेशा बट के साथ करते हैं। ठीक, अदर और रेदर का प्रयोग हमेशा देन के साथ करते हैं। अदर और रेदर का प्रयोग हमेशा देन के साथ करते हैं। ये क्या हमें हेल्प करता है, कि हमें इनकरेक्ट कंपैरिजन या पेयरिंग, जोड़ बनाने में, या पेयर बनाने में, या तुलना करने में हमें अवॉइड करता है इनकरेक्ट टाइप की। जैसे ये कह रहे हैं कि अच्छा, अदर और रेदर का प्रयोग हम देन के साथ करते हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। यूज्ड फॉर कंपैरिजन, यानी अदर और रेदर का प्रयोग जब हम देन के साथ करते हैं, तो इसका प्रयोग हम कंपैरिजन यानी कि तुलना के लिए करते हैं। ठीक है, मस्ट यूज देन विद अदर एंड रेदर। जैसे ही मेट नो अदर पर्सन देन राज, वो राज के सिवाय किसी और व्यक्ति से नहीं मिला। नो अदर पर्सन मतलब के सिवाय, राज के सिवाय किसी और पर्सन से नहीं मिला। तो नो अदर आ रहा है तो साथ में कैसे आ रहा है, देन का प्रयोग हो रहा है। ठीक, आई वुड रेदर लीड आई वुड रेदर रीड देन स्लीप, मैं सोने से ज्यादा पढ़ना पसंद करूंगा। ठीक, तो मैं सोने के बजाय पढ़ना पसंद करूंगा। तो रेदर के साथ क्या आया, देन। तो एरर कहाँ आती है, एरर आती है रेदर दे देंगे लेकिन देन नहीं देंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अदर रेदर आ रहा है तो साथ में देन जरूर आएगा। ही स्पोक टू नो अदर देन द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल के अलावा बजाय किसी और से बात नहीं करी।
ठीक, ही स्पोक टू नो अदर देन द प्रिंसिपल, उसने प्रिंसिपल के सिवाय किसी और से बात नहीं करी, उसने प्रिंसिपल को छोड़ के किसी और से बात नहीं करी। ठीक, तो अदर देन आया तो क्या आया, अदर आया तो क्या आया, देन आया। ठीक, आई वुड रेदर टीच देन वॉच टीवी, मैं टीवी देखने के बजाय पढ़ाना पसंद करूंगा। रेदर आया तो क्या आया, देन आया। ठीक, नथिंग एल्स बट लैक लक सेव्ड हिम, कुछ और नहीं बस भाग्य ने उसको बचाया। ठीक, तो एल्स के साथ में उसमें लिखा था ना बट का पेयर है, तो एल्स के साथ में बट आया। तो नथिंग एल्स, कुछ और नहीं बल्कि लक, भाग्य ने उसको बचाया था। तो एल्स के साथ में बट आया, यही पर शुरू में एल्स इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट। ठीक है, एवरीवन एल्स बट यू फेल्ड द टेस्ट, कोई और नहीं बल्कि तुमने एग्जाम में फेल किया। या एवरीवन एल्स बट यू, मतलब कोई और नहीं लेकिन तुमने, मतलब बाकी सबने पास कर लिया, कोई और नहीं लेकिन तुमने एग्जाम या टेस्ट फेल किया। तो एल्स आया, तो एल्स के साथ पेयर क्या आना मस्ट है, बट। एल्स के साथ बट का पेयर मस्ट है, रेदर के साथ देन का पेयर मस्ट है, और अदर के साथ देन का। ठीक है, तो कई बार मैंने आपको जब शॉर्ट्स यूट्यूब में बनाए हैं, खासतौर से शुरू के, तो आप देखिएगा कि क्वेश्चन कैसा आता है, नथिंग एल्स देन लक सेव्ड हिम। तो यहाँ क्या देंगे, नथिंग एल्स देन लक सेव्ड हिम। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एल्स के साथ हम देन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि एल्स के साथ बट का प्रयोग करते हैं। अगर आप मेरे शुरू के शॉर्ट्स देखेंगे, यूट्यूब शॉर्ट्स, तो आपको इस तरह के कई क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए हैं वो। ठीक है, एल्स का प्रयोग हमेशा बट के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समरी। अदर और रेदर का प्रयोग हमेशा किसके साथ किया जाता है, देन के साथ किया जाता है। इन दोनों का मिक्स मत करो, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एल्स के साथ देन का प्रयोग कर देंगे, यहीं से पी वाई क्यू बनते हैं। ठीक, एल्स के साथ देन का प्रयोग गलत है, और रेदर के साथ बट का प्रयोग गलत है, इसी पे ही क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ बने रहे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि सारे के सारे 150, 100 या 120 रूल एक साथ पढ़ने के बजाय, अगर आप एक एक दिन में या हफ्ते में या लेट से 4 दिन में, 5 दिन में आप 10-10 रूल भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी रूल पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है, बजाय इसके कि आप एक दिन रात में मैराथन लगा के बैठे यूट्यूब पे, और रात भर में आपने 150, 120 या 100 रूल खत्म कर दिए। मेरे ख्याल से वो एक सही अप्रोच नहीं है। मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है एजुकेशन फील्ड में इतने सालों का, कि आप जो भी टॉपिक पढ़ो, इवन मैथ्स में भी, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा या ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, तो ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा ऐसे पढ़ लो कि उसमें भी कठिन, सरल, मीडियम कोई क्वेश्चन जाए ना उसमें से। ठीक है, तो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन बड़ा एवरेज टाइप का पढ़ा, वो एक सही अप्रोच नहीं है। आइडियली तो सबसे अच्छी बात है कि सब कुछ पढ़ो और अच्छी तरह से पढ़ो, वो तो बेस्ट है। इतना हाई कट ऑफ जा रहा है कि वो तो बेस्ट तरीका है कि सब कुछ, सारे टॉपिक पढ़ो और सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ो, वो तो बेस्ट तरीका है। लेकिन समय के अभाव के कारण अगर आप नहीं सारे टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो, तो कुछ टॉपिक पढ़ो, लेकिन उसको इस तरह से पढ़ो कि इसमें फिर कुछ छूटे नहीं, चाहे जितना कठिन क्वेश्चन आ जाए। ठीक, चलिए, आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।